अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, तकरीबन 10 लाख के करीब भारतीय फौज वादी कश्मीर में बैठी है। आरएसएस के गुंडे भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये जो फौज है ये निहत्ते कश्मीरियों से डर गई है, जबकि इस फौज के पास तमाम तर वो हथियार मौजूद हैं जो कि कब्जा करने के लिए होने चाहिए। इस सिचुएशन के बावजूद घबराहट में आकर मकबूजा वादी कश्मीर में कर्फ्यू को मजीद सख्त कर दिया गया। मतलब ये कि घबराहट इतनी बढ़ गई कि कश्मीरी चूंकि घरों से बाहर ना निकले, इसलिए आज वहां पर उन्हें मजीद महसूर करने के लिए कर्फ्यू को सख्त किया गया। लेकिन इसके बावजूद कश्मीरी जो कि आज़ादी के मतवाले हैं वो चुप ना बैठे और घरों से बाहर निकले, अपने नारों को बुलंद करते हुए कि कश्मीर जो है वो आज़ादी लेकर रहेंगे। उसमें खैर बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों या फिर बिलखुसूस ख़वातीन का जिक्र हम करें, सभी अपने घरों से बाहर निकली और अक़वाम आलम को ये मैसेज छोड़ दिया उन्होंने कि हाँ वो आज़ादी लेना चाहते हैं, इसीलिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया में कश्मीरी अपना पैगाम पहुँचाने की हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि आलमी सतह पर होने वाले मीटिंग्स हो या इजलास हो, वहाँ पर कश्मीरियों को और कश्मीर को डिस्कस किया जा रहा है। अब G7 के होने वाले इजलास की अगर हम बात करें तो उसमें भी कहा जा रहा है कि मसला कश्मीर पर डिस्कशन की जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी की मुलाकात का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इस मौके पर देखना यह है कि दोनों क़यादतों के दरमियान इस मौजू पर क्या बात होती है और क्या वाकई इस होने वाली गुफ्तगू के बाद, इस इजलास के बाद किसी न किसी हद तक कश्मीरियों की मुश्किलात में कोई कमी आएगी या फिर नहीं आएगी। इस पर हम अपने एनालिस्ट की राय लेंगे। आगे बढ़कर बात करेंगे, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को, कि जहाँ पर आपको ये बताते चलें कि न सिर्फ खित्ते का अमन उससे जुड़ा हुआ है, बल्कि बिलखसूस अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का अमन भी अफगानिस्तान के अमन से मशरूत है। ऐसे में तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का 9वां दौर दोहा में शुरू हो चुका है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द ही वहां से जो अमेरिकी फौज है उसका इनखला शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से आने वाले एक अहम फैसले के हवाले से, जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल का मामला, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने जज अरशद मलिक को मुअत्तल कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नवाज शरीफ को वीडियो के मामले पर अदालत से रुजू करने का रास्ता दिखाया है। कितना कारगर साबित होगा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ के लिए, इस पर भी हम अपने एनालिस्ट की राय जानेंगे। प्रोग्राम में अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे जरूर करवाऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड वेरी क्विकली हमारे पैनल पर आज मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। तज्जियाकार गालिब इकबाल साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर वेलकम टू द शो। तज्जियाकार नासिर बेशोताई साहब भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और तज्जियाकार डॉक्टर रिफत हुसैन साहब भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं मकबूजा आबादी कश्मीर की, जहाँ पर हुर्रियत क़यादत की कर्फ्यू तोड़ने की अपील पर काबिज भारतीय फौज ने कर्फ्यू मजीद सख्त कर दिया। कई दर्जन कश्मीरियों को खुसूसी तैयारे के जरिए आगरा जेल भी मुंतकिल किया गया है। ताहम नजरबंद जो हुर्रियत क़यादत है उसकी अपील पर मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने और भारतीय पाबंदियों के खिलाफ वादी भर में पुरजोर एहतजाज हुआ, जबकि श्रीनगर में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर दफ्तर तक मार्च भी किया गया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये कि मकबूजा कश्मीर में एहतजाज, क्या कश्मीरियों ने अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचा दिया? हाँ या नहीं के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए गालिब इकबाल साहब सबसे पहले आपके पास आऊंगी। कश्मीरियों का जी पैगाम तो बड़े अरसे से दुनिया तक पहुंच रहा था, लेकिन दुनिया उस पर रिएक्ट करती है या एक्ट करती है ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है ये इससे ज़्यादा गंभीर सूरत हाल पहले कभी नहीं हुई थी। इस वक्त जितने लोग वादी में कैद कर दिए गए हैं, जितने लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, वो आवाज़ पहुँचाने के लिए ना सिर्फ कश्मीरियों को ख़ुद बल्कि हम लोगों को भी बेहद उनकी मदद करने की ज़रूरत है। हम लोग अभी तक जितने भी एक्शंस लिए हैं सफारती लेवल पे, सियासी लेवल पे, हुकूमती लेवल पे, वो तमाम एक्शंस जो है दुरुस्त कहलाए जाते हैं किताब की रूह से, लेकिन इस वक्त आपको बॉक्स से हट के बात करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में अगर ये पैगाम पहुंचाना है तो हमें फौरी तौर पे भारत को अंडर प्रेशर लाने की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये होगी कि मकबूजा कश्मीर की एक गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल कहीं बनाई जाए, ताकि वो उसके ऊपर प्रेशर डालें, वो प्रेशर डाल के सारी दुनिया को बताएं और वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं और जिस किस्म के इंसानी हकूक़ की पामाली है, उन पामाली जो वाक़यात हो रहे हैं वो दुनिया तक पहुँचाए जाए।
और वो एक परपेचुअल और सस्टेन्ड एफर्ट होनी चाहिए जब तक कि मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि इस वक्त भारत में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ के अलहदगी पसंद की तहरीकें चल रही हैं। उन तहरीक को आपको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है और उन तहरीक को भी अपना सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी बनाकर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों ने तो अपना पैगाम आज से ही बहुत पहले से ही देना शुरू कर दिया है, लेकिन हम क्या करें, हमें भी अपना पैगाम जो है बड़ा स्ट्रांगली आगे लेकर जाना होगा। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब जी, मैं गालिब साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि कश्मीरियों ने अपनी जद्दोजहद के ज़रिए, अपनी फ़ाइट के ज़रिए वो सारे का सारा जो है पैगाम जो है वो दुनिया तक पहुँचाने की एक कोशिश की है। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान ने जो कर्फ्यू का जो वहाँ पे आपने जिक्र किया कि उन्होंने कर्फ्यू के हवाले से सख्तियाँ कर रखी हैं और उसमें मज़ीद वो सख्तियों का भी इम्कान है और कर्फ्यू को उठाए जाने की उम्मीद जो हम कर रहे थे वो काफ़ी नहीं है। और ख़ास तौर पे जुमे के हवाले से जो हुर्रियत के लीडर्स ने अपनी हड़ताल की कॉल दी थी, उसमें कश्मीरी लोग जो हैं वो इन तमाम पाबंदियों की जंजीरों को तोड़ के वो निकले हैं। लेकिन मसला ये है कि ये हमें जुमे नहीं करना चाहिए, ये हमें राउंड द क्लॉक 24/7 जो कश्मीरियों की आवाज़ बन के उनकी आवाज़ को और भी तवानाई और एनर्जी हमें बख्शनी है। तो कश्मीरी अपने तय तो जो उनके बस में है वो कर रहे हैं, वो निहत्ते हों या किसी के पास पत्थर हो या किसी के पास किसी किस्म का छोटा बड़ा हथियार हो, हिंदुस्तान के जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। और ये पैगाम जो है वो दुनिया तक पहुँचाना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और हमारे लिए बड़ा, मैं ये कहता चलूँ कि हमारे लिए ये बड़ा एक नादिर मौका है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर आवाज़ उठ रही है, अदारिये लिखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हम एक्टिव हैं, लेकिन इसको मज़ीद आगे बढ़ाने की सस्टेन बेसिस के ऊपर ज़रूरत है। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब, बिला किसी खौफ व खतर कश्मीरी आज फिर से घरों से बाहर निकले और तकरीबन दर्जनों कश्मीरी आगरा जेल पहुंचा दिए गए। जी इफ्तिखार अहमद साहब, बात एक दोस्त ने कही है कि एग्जाइलमेंट की गवर्नमेंट बनानी चाहिए और मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी होनी चाहिए। और मैं इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि जो उनकी 3 रियासतें हैं जहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी है और वो अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हमें दुनिया को बताना चाहिए कि वहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी की क्या पोजीशन है, वहाँ पे चर्चेस के साथ क्या ज़्यादती की जा रही है, किस तरह उनको जलाया जा रहा है, किस तरीके से वहाँ की जो क्रिश्चियन मिनॉरिटी है उसको तंग किया जा रहा है। हमें सिर्फ सिखों के ऊपर ही जोर नहीं देना चाहिए। जब हम सिखों पर जोर देते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हम कोई जानबूझ के शरारत कर रहे हैं। ऐसे और भी इलाके हैं जहाँ पे आज़ादी की तहरीकें हो रही हैं और हमें उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। और हमारे इंटेलेक्चुअल को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल के इसको वसी इंसानी हकूक़ के हवाले से अब देखना होगा कि इंसानी हकूक़ का क्या हशर हो रहा है वहाँ पे। सिर्फ कश्मीर को पाकिस्तान का बनाने का ऐसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। लोग समझते हैं कि इसमें आपका लालच है, लेकिन जब आप इंसानी हकूक़ की वायलेशन की बात करते हैं तो जनरल असम्बली में इस किस्म की करारदाद एक हुई मंजूर के अगर कहीं पे ऐसी आबादी हो जो मकबूजा हो और वो किसी के जबर में हो तो वहाँ पे जद्दोजहद की हर नोयत इस्तेमाल की जा सकती है जिसमें मसला जद्दोजहद भी है। तो एक और फिर मैं दोबारा अपनी सारी उस बात को दोहराऊंगा कि जो पाकिस्तान के सफारत खाने दुनिया भर में हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि जनाब जो पिछले दिनों एक रिपोर्ट छपी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने छापी वहाँ पे वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में, आप उसी को पढ़ लें, उसी को लोगों में तकसीम कर दें। और जो ताज़ा तरीन इतलात आती हैं ये हमारे सफारतखानों का काम है कि कम अज कम उस रोज सुबह के वक्त कश्मीर हमारा है, ये कश्मीर तुम्हारा है, इस जिद और इस बहस से बाहर निकलकर को बुलाए और बताएं। ये देखना होगा कि कश्मीरी क्या सोच रहे हैं। इफ्तिखार में साहब, कथा कलामी की बात से मुझे आगे बढ़ने दीजिए। ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब, देखिए कश्मीर का जो अभी मसला है वो उसको हमने इस तरह आगे पेश करना है कि ये एक नज़रिया है और जो हर एक इंसान का ये हक है कि वो किसके पास रहना चाहता है, किस शक्ल में वो रहना चाहता है। उसको यूनाइटेड नेशंस ने, हिंदुस्तान की क़यादत ने उनको ये हक तस्लीम किया था कि उनकी हक़ खुदरादियत होगी, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो किधर जाना चाहते हैं। तो हमने इसको अभी जो आगे लेके जाना है वो इस तरह लेके जाना है कि इसको हुकूक़ बशर, मतलब है कि जो वायलेशंस हो रही हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, उसके तनाजुर में लेके जाना है। और दूसरी बात यह है कि एक कौम की जो हक़ खुदरादियत है, उसकी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि वो चाहे कि किधर रहना चाहता है,
और हमने ये आगे करना है कि उनका नज़रिया जो है इसको मारा नहीं जा सकता है। आप बंदों को मार सकते हैं, आप आगरा जेल में भिजवा सकते हैं, आप तिहाड़ जेल में भिजवा सकते हैं, लेकिन आप नज़रिए को कैद नहीं कर सकते। और कश्मीरियों ने यह फैसला किया है कि वो आज़ादी चाहते हैं और वो किसी हालत में इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि एक लंदन का जो मुजाहरा था जिसमें हमारे ये सिख बिरादरी भी शामिल थी, उसने मोदी को मजबूर किया कि वो बोरिस जॉनसन को रिंग करें। इसका मतलब है कि उनको तकलीफ हुई है उससे। इस तरह जो डायस्पोरा है कश्मीरी का, पाकिस्तानी डायस्पोरा है, इनको हम बाहर निकालें और ये प्रोटेस्ट करें। जब तक वेस्टर्न पब्लिक ओपिनियन को हम नहीं हिलाएंगे, इसके ऊपर वो हरकत नहीं करेंगे। अभी आप देख रहे हैं ना कि वो सिर्फ जो इस वक्त कोशिश है मगरबी ममालिक की, अगर आप सन 1986-87 जब ब्रास टैक्स के बाद हमारे ये आए हैं, तो हमेशा इनकी कोशिश रहती है कि सिचुएशन को डिफ्यूज़ करो, उसके बाद आप बैठ जाए आराम से। सिचुएशन डिफ्यूज़ जाती है। अभी भी उनकी यही कोशिश है कि एक सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए, कि एक तसादुम की सूरत हाल ना हो, क्योंकि वो तसादुम बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। हमें दुनिया को ये भी बताना चाहिए कि कश्मीर में जो इस वक्त हालात बना रहा है इंडिया, वो बड़ा कंड्यूसिव है काउंटर ट्रांसनेशनल स्ट्रेटेजी और डिफ्यूजिंग स्ट्रेटेजी दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन देखना ये कि कौन सी काबिल गौर है। आपने उसको जो जाकर करना है कि जो ट्रांसनेशनल मिलिटेंट्स हैं, ठीक है, उनकी मूवमेंट कश्मीर में शुरू हो जाएगी और उसको फिर कंट्रोल कौन करेगा, ये बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। नासिर बिग चुगताई साहब, अच्छा देखिए, अभी तक 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुके हैं इस स्ट्रगल के अंदर, और हज़ारों जेल में हैं और हज़ारों अक़ूबत खानों में हैं। ये पैगाम तो बाहर जाता रहा है मुस्तकिल 1946 से, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले से, जब 2 लाख कश्मीरियों को शहीद किया गया था एक साथ जम्मू के आसपास के इलाके में। तो ये तो कोई मसला नहीं कि पैगाम गया नहीं गया, पैगाम गया, लेकिन पैगाम पर आलमी ज़मीर ने कितना अमल किया। ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि सलामती कौंसिल से नेहरू की अपील के ऊपर एक करारदाद ले आए, और जो हमें जो फतह होने वाली थी, कामयाबी होने वाली थी, वो उस करारदाद ने रोक दी। लेकिन अब वो उस करारदाद को ओन करते हैं, इंडिया नहीं करता। तो एक मसला ये है। बात ये, कल मैं आज तस्वीरें देख रहा था 2, जो मैंने पोस्ट भी की हैं, चेक कीजिएगा, कि एक नमाजी जा रहा है, उसकी उम्र 80 साल की है, और 2 फौजी उस पर गने ताने खड़े हुए हैं। और एक तस्वीर है लाल चौक की, कि जहाँ 2 दुकानों की हिफाजत पर 5 फौजी खड़े हुए हैं, उनमें से 4 कुछ और है, उनके पास गने हैं, और एक सिख है, उसके पास डंडा भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा पैगाम है तस्वीरें। अगर इसको हम हमारे सिफारत खाने आगे बढ़कर इस चीज़ को और जेनोसाइड वॉच की अलर्ट को प्रोपगेट कर सकें, सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, तो बात आगे बढ़ेगी। G7 की जहाँ तक आपने बात की, वहाँ मुज़ाकरात हुए हैं। कल फ्रांस के सदर ने कहा मैं आ रही हूँ नसरुल साहब, मैं G7 वाले मामले पर भी आती हूँ, मैं उस वाले इशू पर भी आती हूँ। ताहम ये जो क्वेश्चन मेरा था उस पर अपने सभी तज्ज़ियाकारों की राय अपने नाज़रीन तक पहुँचा दूँ कि मकबूजा कश्मीर में एहतजाज या कश्मीरियों ने अपना पैगाम दुनिया तक पहुँचा दिया, हाँ या नहीं के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए। सभी तज्ज़ियाकारों की राय मुतफ़िक़ा थी और जवाब हाँ की ऑप्शन के साथ है। नाज़रीन, हुर्रियत क़यादत की अपील पर मकबूजा वादी कश्मीर में एहतजाजन कश्मीरियों का श्रीनगर में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक मार्च। भारतीय फ़ौज ने एहतजाज के पेश नज़र कर्फ्यू को मज़ीद सख्त किया। अब फ्रांस में कल से शुरू होने वाले G7 इजलास में मसले कश्मीर तवज्जो का मरकज़ भी बन चुका है। फ्रांस के सदर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात में पाकिस्तान और भारत को मसले कश्मीर का हल मिलकर निकालने पर जोर दिया है। वो ये भी कह रहे हैं कि कश्मीरी अवाम के मफादात का ख्याल रखा जाए। इस इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान भी मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी सदर मसला कश्मीर के हल के लिए कई बार सालसी की पेशकश तो कर ही चुके हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस मुलाकात में भी इस मौजू पर बात करेंगे। मतलब ये कि जो G7 का इजलास होने जा रहा है उसमें भी इस इशू को डिस्कस किया जाएगा। तो सवाल ऐसे में ये कि G7 इजलास में मसला कश्मीर तवज्जो का मरकज़, क्या कश्मीरियों के लिए कोई अच्छी खबर वहाँ से आ सकती है, हाँ ये नहीं के साथ गालिब इकबाल साहब? मेरे ख्याल में अगर ये हम सोच रहे हैं कि वहाँ से कोई ऐसी अच्छी खबर आएगी, तो आई थिंक इट्स बिट प्री मैच्योर एट द मोमेंट, क्योंकि वहाँ जो भी बात हो रही है वो माशियात के हवाले से ही होगी। और चूंकि इंडिया एक बहुत बड़ी माशी ताकत बन चुका हुआ है मगरिब के लिए, तो उनके मफादात जो हैं वो इकट्ठे हैं, यकजा हुए हैं। उन मफादात की बुनियाद के ऊपर वो इस लेवल तक नहीं जाएंगे बकिया ममालिक कि भारत को किसी तरह जद पहुँचे। तो उसके लिए आप लोगों ने
खुद आगे आके हम लोगों को चाहिए कि इसको किसी न किसी तरह आगे पहुंचाना है। ब्रिगेडियर साहब ने पहले कहा कि जितने हमारे डियास्पोरा के लोग हैं वहाँ वो दे शुड गो आउट एंड प्रोटेस्ट। मेरे ख्याल में वो सही है एक अप्रोच, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जितने लोग हैं वहाँ इस वक्त भी बिलखसूस G7 में जितने पाकिस्तानी और कश्मीरीज मौजूद हैं उन सबको चाहिए था कि अपने अपने इलाके के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास जाते और उनको बड़ा क्लियरली कहते कि अगर आपने इस मसले पे आवाज़ ना उठाई तो अगली दफ़ा हम आपको वोट देने से कासिर होंगे। आपको इस वक्त कोएशन भी इस्तेमाल करनी पड़े तो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पैगाम जो है ये वहाँ तक जब तक जाएगा नहीं जो कि पार्लियामेंट से वहाँ की, तो तब तक इसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस वक्त जो हुकूमती अकाबरीन हैं जो कि फ्रांस में इकट्ठे हुए हैं वो इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे, और फ्रांस से तो ये आप एक्सपेक्ट भी ना कीजिए कि बेच रहा है राफेल भारत को और वो भारत के खिलाफ किसी भी किस्म की गुफ्तगू कर ले, क्योंकि वो यकीनन उसके ऊपर भारत को रिएक्ट करेगा और वो उनके लिए या ऑर्डर में कैंसिलेशन या डिले आ सकता है। सो इन ब्रीफ मतलब गैरों से उम्मीद रखना इस वक्त मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं रहेगा। कुछ कह नहीं सकते कि वहाँ से कोई अच्छी खबर बिलखुसूस कश्मीरियों के लिए आ सकती है। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब जी, मैं गालिब साहब की इस बात से तो इत्तफाक करता हूँ कि हुकूमतों से हमें किसी किस्म को कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, और G7 का वो बुनियादी तौर पर उसके अंदर वही ममालिक शामिल हैं बशमूल अमेरिका के या फ्रांस के जो कि स्टेटस को के हामी है, और स्टेटस को उनको बड़ा जो है वो इस हवाले से वो बेनिफिट करता है। लेकिन एक बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि फ्रांस हो या इस किस्म का कोई भी जमहूरी मुल्क हो, उसके अंदर प्रोटेस्ट करना आपका एक लाजमी हक समझा जाता है। अगर बड़ी तादाद में बजाय इसके कि हम जनरल असम्बली के इजलास का इंतजार करें, उस वक्त हमें बाहर निकलना चाहिए। अगर बड़ी तादाद में फ्रांस के अंदर से भी लोगों को मोबिलाइज करके अगर हम वो जो वेन्यू है G7 का जहाँ पे ये मीटिंग हो रही है उसके बाहर प्रोटेस्ट करें तो वो हमें बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। मैं इस हवाले में इस ज़िमन में एक बात का जिक्र करना चाहूँगा। आपको याद होगा कि जब भी ग्लोबलाइजेशन का इजलास वाशिंगटन DC के अंदर वो हुआ करता था तो उसके हवाले से बड़ी तादाद में लोग निकल के आते थे और एक पैरेलल जो है वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करते थे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कश्मीरियों की आवाज़ को पहुँचाने के लिए इस किस्म का प्रेशर अगर हम जनरेट करने में कामयाब होते हैं तो फिर मुझे हुकूमती रवैये के अंदर भी एक ख़ास तब्दीली जो है वो उसको पैदा होने का कभी इम्कान है। लेकिन हमें किसी किस्म की गलतफहमी में या खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि G7 के से कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठेगी। उस आवाज़ को उठाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम प्रेशर फ्रॉम बिलो बिल्ड करें। इफ्तिखार अहमद साहब, आपकी राय क्या है इस मामले पर? डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी तो इम्कान जाहिर किया जा रहा है वहाँ पे। मेरे दोस्त ने जो बात की इसमें लफ्ज़ हम इस्तेमाल किया गया कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए फ्रांस में, हमें ये करना चाहिए G7 की मीटिंग के बाद। हम कौन हैं? हमसे मुराद है कि वहाँ पे फ्रांस में और फ्रांस के गिरदो नवा के ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी, लेकिन उनको गाइडलाइन देना, उनको सपोर्ट करना, उनके साथ खड़ा होना का काम है हमारे सफारतकारों का जो उस इलाके में मौजूद हैं। उनका काम था, उन्हें है सपोर्ट देनी, इन लोगों को बुलाना, बिठाना, मिलाना। वो हम जो है ना बहुत मसरूफ़ हैं अपने ज़ाती कामों में, उनके पास इस किस्म की चीज़ों के लिए वक्त नहीं होता। ये है हमारी बदकिस्मती। और ये अभी बात की गई कि ग्लोबलाइजेशन के ख़िलाफ़ इतने इतने बड़े प्रोटेस्ट होते रहे, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो उसमें ट्रेड यूनियन एक्टिविटी भी शामिल थी और उसमें वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप की, वो शामिल है। यहाँ पे तो पाकिस्तानियों को एक कोशिश करनी है ना, और पाकिस्तानी की कोशिश की जा सकती है एम्बेसीज़ के ज़रिए। वहाँ पे जो लोग हैं एम्बेसीज़ में काम कर रहे हैं उनके ज़रिए लिटरेचर पहुँचाना, प्ले कार्ड बनाना, हैंडबिल बनाना, पोस्टर बनाना, अपील छापना, अखबारों में अपील छापना, लोगों से मिलना, लोगों से इंटरेक्ट करना, हैंडबिल लेके सड़क पे खड़ा होना। इसके लिए किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये आप और मैं ही यहाँ पर टीवी पे बैठे बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो जो हमारे एम्बेसडर हैं और जो करीबी ममालिक के सफारतकार हैं उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा काम किया जा सकता है। अभी G7 इतनी बड़ी ये तकरीब है और अगर यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं 1000, 2000, 3000 लोगों का, तो बड़ी कामयाबी हो सकती है। कम से कम एक इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे है और ये इसको
फ़ायदा हो सकता, लेकिन हम नहीं करेंगे। ये जो हम है ना, ये हम इधर ही हैं बैठे वो टीवी के ऊपर। मतलब ये कि बजाय दूसरों से तवक्कुआत रखने के हमें खुद से कुछ ना कुछ मुतहरिक हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। ब्रिगेडियर साहब, देखिए, ये बिल्कुल जो G7 से मैं अपने मेहमान जो मेरे यहाँ पर दोस्त बैठे हैं सबसे मैं मुतफिक हूँ कि G7 से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट करना, उसको वहाँ पर मैसेज पहुँचाना। देखिए, जनज़िया-उल हक जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया तो वो सारे मगरबी ममालिक को डराया करते थे। वो मैप इस तरह खोल देते थे उनके सामने और उनको कहते थे कि ये पाकिस्तान बीच में खड़ा हुआ है, वरना वार्म वाटर्स और गल्फ के ऊपर सोवियत यूनियन बैठा होगा और आपकी शहरा के ऊपर बैठ जाएगा। तो वो उस तरह इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही बात की है जो वो इसको कर रहे हैं, और इसको थोड़ा सा और हमें ज़ोर से ये बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि जी पुलवामा होगा, कई पुलवामे होंगे, जब ये जुल्म करेगा तो वहाँ पर पुलवामे होंगे। उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे और उससे अगर हमारे ऊपर हमला आया तो हम उसका जवाब देंगे। और ये अगर एस्केलेशन लैडर के ऊपर अगर हम चढ़ गए तो फिर इसके बड़े खौफनाक नताइज हो सकते हैं, और ये पूरे गल्फ के लिए भी बड़े खौफनाक नताइज हो सकते हैं। उनको समझ आती है इस बात की। एक ये हमें बात करनी चाहिए। दूसरे, अफगानिस्तान में इस वक्त ट्रांसनेशनल मिलिटेंट्स बैठे हुए हैं, ना वो हमारे बस की बात है, ना वो अमेरिका की बस की बात है, किसकी बस की बात नहीं है। वो किधर जाते हैं कश्मीर के लिए, अगर उनको वहाँ पर एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलता है वो उधर चले जाएंगे। एक और मसला, एक दाइश खड़ा हो जाएगा कश्मीर में, जो पहले उन्होंने उधर से भगाया, अभी अफगानिस्तान में आ गया, इधर कश्मीर में आ जाएगा। इस पूरे खुत्ते को डिस्टेबलाइज करेगा और तबाही की तरफ लेके जाएगा। हमें इस जो है थीम को आगे करना है और वेस्ट को इस पर कायल करना है कि इस मसले का हल निकालें। ठीक है, एनबीसी आपकी तरफ मैं आऊंगी। अभी तक सुबह तक तो ये अफवाहें भी इंडियन टीवी की तरफ से फैल रही थी कि अफगानिस्तान से कुछ दहशतगर्द मकबूजा वादी कश्मीर में चले गए हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्द तो नहीं जाएंगे, वो मुजाहिदीन जाएंगे जिनको पहले रेगन साहब जो हैं वो होस्ट करते रहे हैं। और अगर वो जाते हैं तो उनका हक बनता है जी, बिल्कुल हक बनता है, और उनको हमें रोकना भी नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी खबर है ये हमारे लिए। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि G7 एक प्रो इंडिया और प्रो ज़ायनिस्ट लॉबी है। इराक़ पर जो हमला हुआ था उस पर G7 के इजलास के दौरान 10 लाख लोगों का जुलूस निकला था, उसने उस पर कोई असर नहीं डाला। इराक़ पे हमले होते रहे। अफ़गानिस्तान का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। अफ़गानिस्तान को क्योंकि अमेरिका की सरपरस्ती हासिल थी उस अफ़गान जिहाद को, इसलिए अमेरिका भी उस पर इंटरेस्टेड था और इसलिए बड़े बड़े जुलूस निकले और वो राय आम्मा हमवार हुई, उस पर सब लग गए थे। उस पर तो उसामा भी बतौर मुजाहिद बनकर आ गए थे जो बाद में दहशतगर्द करार दिए गए। बात यह है सिर्फ कि हिंदुस्तान की जो माशी क़ुव्वत है, माशी ताकत है, उसकी जो मार्केट है उससे लोग मुतासर हैं, उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। अभी जो वहाँ बात हो रही है वो सिर्फ ये हो रही है कि मुज़ाकरात शुरू किए जाएं इस मसले पर, दो तरफ़ा मुज़ाकरात। कल फ्रांस के सदर ने भी यही कहा है और आज गालिबन प्रेसिडेंट ट्रंप मुलाकात करेंगे मिस्टर मोदी से और उनसे पूछेंगे कि आपने जो कारनामे अंजाम दिए हैं उनका जो फॉल आउट है उससे कैसे बचेंगे। कोई ये उनसे ये नहीं कहने वाला कि 5 अगस्त का फ़ैसला वापस लो, कोई उनसे नहीं कहने वाला कि इस्तीफ़ा में राय कराओ। ठंडे दिल के साथ सोचें तो ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाएगा। ठीक है, ज़बानी जमा खर्च होगा, लेकिन इससे ज़्यादा प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई ऐसे पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं आने वाले कि जिससे हम ये कह सकें कि कश्मीरियों की मुश्किलात किसी हद तक कम हो सकती हैं। सेगमेंट कंक्लूड करूंगी। सवाल मेरा ये था कि G7 इजलास में मसला कश्मीर तवज्जो का मरकज़, क्या कश्मीरियों के लिए कोई अच्छी खबर वहाँ से आ सकती है, हाँ या नहीं के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए हमारे सभी तज्ज़ियाकारों की राय मुतफ़िक़ा रही और जवाब नहीं के ऑप्शन के साथ रहा, और इस राय के साथ कि लग नहीं रहा से कोई अच्छी खबर आ सकती है G7 के इजलास से, क्योंकि सभी अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देंगे, मौशी मफादात को तरजीह देंगे, इंसानी हुकूक के लिए कोई बोलता हुआ आगे नहीं आएगा। प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स में मुझे लेनी है ब्रेक। स्टे विद अस। खित्ते के अमन के हवाले से अच्छी खबर है कि अफगानिस्तान में 18 साल से जारी जंग के खात्मे का इम्कान पैदा हो गया है। अमरीका और तालिबान के दरमियान अफगान अमन माहदे के लिए मुज़ाकरात का 9वां दौर दोहा में शुरू हो गया है, जिसके दौरान फ़रीक़ैन में हतमी मुआहदा तय पा सकता है और मुआहदे के तहत अमरीकी फ़ौज का अफगानिस्तान से इनखला शुरू हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या अफगान अमन मुआहदा होने का वक्त करीब आ गया है, हाँ या नहीं के ऑप्शन का इंतखाब करते हुए ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी राय लूँगी। सबसे पहले
देखिए बिल्कुल वहाँ से मुस्बत कतर से दोहा से मुस्बत किस्म की खबरें आ रही हैं और जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक वो ये है कि 2020 के आखिर तक अमरीकी अफवाज जो है वो अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगी। लेकिन ये तो आसान मरहला है, इसमें तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। ज़्यादा मुश्किल अभी आएगी जब इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू होगा कि इस गवर्नमेंट को जो इस वक्त काबुल में है उसको तालिबान उसके अंदर कैसे जाएंगे। ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहे हैं सितंबर में, इसको कितना पोस्टपोन किया जाएगा, वो बातचीत जो है ना वो ज़्यादा अहम है ताकि सिविल वॉर ना हो। अमेरिका निकल जाएगा, अगर सिविल वॉर होगी तो हमें क्या फ़ायदा हुआ है, उसकी स्पिल ओवर फिर पाकिस्तान की तरफ आएगा। तो हमें ये इसके ऊपर जो है ना बड़ा गौर करना चाहिए कि जो अगले फेज़ है इसका, दैट इज़ द इंट्रा अफगान डायलॉग, वो सही डायरेक्शन में जाए। लेकिन किसी हद तक आपको ये लग रहा है कि हाँ अभी सिचुएशन हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। NBC। हाँ देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये संजीदगी इन मुज़ाकरात की। इसमें देखें आप कि तालिबान के अमीर का भाई शहीद होता है बम धमाके में पाकिस्तान के इलाके में, और वो मुज़ाकरात को मुलतवी नहीं करते। वो कहते हैं कि जो भी हो, मैं चाहता ही हूँ मेरे मुल्क में अमन कायम हो। ये उनका अपना जज्बा है। इत्तला ये है कि दोहा में मुसवदा पहुँच गया है मुआहदे का, और उसमें ये सलूशन भी है उस गालिबन कि अशरफ गनी से कैसा इंगेजमेंट होगी तालिबान की और किस तरह होगी। तालिबान कहते हैं कि हम जिरगे से बात कर सकते हैं, उसमें अशरफ गनी शामिल हो सकता है, लेकिन हम सदर अशरफ गनी से बात करने के काबिल नहीं हैं। इस मसले को हल करना है। तीसरा मसला अहम ये है कि अपनी जो डेवलपमेंट है उसकी अफ़गानिस्तान की, वो किस तरह होगी। और चौथा मसला ये है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि अमेरिका चला तो जाएगा, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि हम कुछ लोग अपने रखेंगे बदस्तूर 4-5 साल तक, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मुझे लगता है कि मामला तो अच्छी तरफ जा रहे हैं, तो शायद कोई अच्छा नतीजा निकल आए। ठीक है, इफ्तिखार साहब आपकी राय क्या है इस मामले पर? वाकई वक्त करीब आ चुका है? मेरा नहीं ख्याल अफ़गानिस्तान में कोई भी ऐसा वक्त करीब आ गया है जिसको आप ये कह सकें कि वहाँ पे अमन कायम हो जाएगा। ठीक है, इंतहाई मुख्तसर राय रख रहे हैं फिर आप। मैं तो आगे बढ़ूँ आपकी इजाज़त से? ठीक है। आप कह रहे हैं कि आपने जो मुझे 30 सेकंड दिए उसमें तो ये बात कर सकता हूं। मैंने आपको 90 सेकंड दिए थे, लेकिन आपने सिर्फ 10 सेकंड में अपना तज्जिया मुख्तसर रखा। गालिब इकबाल साहब आप राय मुकम्मल कीजिए। मेरे ख्याल में जो हालात नज़र आ रहे हैं जी उसके हिसाब से एवरीथिंग इज़ ऑन द ट्रैक एट द मोमेंट, लेकिन अफगानिस्तान इज़ अ वेरी स्लिपरी स्लोप। सो बहुत एहतियात से, मोहतात तरीके से आपको इसको एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि वहाँ जो गुफ्तगू शनीद हो रही है उसका असर क्या होगा। इस वक्त अफगानिस्तान में बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद रहे हैं और हैं भी। उनसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, कि जो आपके अफगानिस्तान के अंदर के स्टेक होल्डर्स हैं उनका सबसे बड़ा मसला है कि वो आपस में जेल करते हैं या नहीं करते। अगर तो वो कर गए तो हालात बेहतर हो जाएंगे, अगर वो नहीं कर पाए तो ना सिर्फ ये है कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स बल्कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स, इन सब को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि अफगान माहिदा अगर हो भी गया तो उसके बावजूद सूरत हाल इतनी हल तलब नहीं होगी कि खित्ते का अमन जो है वो मजीद बरकरार रह सकेगा। डॉक्टर साहब जी, मैं इफ्तिखार साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि एक स्केप्टिसिज्म है कि ये मुआहदा जो है जिसका मुसवदे का जिक्र नासिर भाई ने किया, वो अगर पहुँच भी चुका है तो ज़रूरी नहीं है कि अफ़गानिस्तान के जो दोनों फरीक जो हैं, जो अमरीकी और अफ़गान तालिबान है, उसकी डॉटेड लाइन के ऊपर साइन भी कर सकें। अगर आप इस पीस प्रोसेस के हवाले से देखें तो एक जिग जैग का अमल आपको नज़र आता है, और वही मुश्किलात जो हैं वो, और ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नथिंग इज़ फाइनल अनलेस एवरीथिंग इज़ सेटल्ड। तो एवरीथिंग जो है वो दैट इंक्लूड द इंटायर प्रोसेस के अमन को आप कैसे कायम करेंगे और वो अगला मरहला जो है वो कैसे तय होगा। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़े सवालात हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो चुकी है। तो अब उस अंडरस्टैंडिंग के लिए चैलेंज ये है कि उसको मुआहदे की शक्ल में तहरीर के अंदर लाया जाए, और मेरा नहीं ख्याल कि ये मरहला जो है वो कंक्लूसिव होगा।
the Americans would like to give the impression that they are succeeded in talks with Taliban, लेकिन तालिबान जो है वो अपनी घड़ी देख रहे हैं और वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि वो कब रुखसत होगा। और फिर बहुत बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका अगर वहाँ से जाता भी है तो वो क्या कौन सी अपनी जो इंटेलिजेंस या जो मिलिट्री की प्रेजेंस है उसको पीछे छोड़ के जाता है। तो ये काफ़ी मुश्किल सवाल है जिनका मेरे ख्याल में जवाब दिए बगैर हम कुछ नहीं कह सकते कि हम मुआहदे के करीब हैं या दूर हैं। ठीक है, सेगमेंट में कंक्लूड करूंगी और सवाल मेरा ये था कि क्या अफगान अमन मुआहदा होने का वक्त करीब आ गया है, हाँ या नहीं के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए। हमारे 2 तज्जियाकारों की राय मुश्तरका रही और जवाब हाँ के ऑप्शन के साथ रहा, जबकि हमारे 3 तज्जियाकारों ने नहीं के ऑप्शन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर ये अमन मुआहदा हो भी जाए तो उसके बाद भी हमें सूरत देखना होगा कि जो इंट्रा अफगान तालिबान मुज़ाकरात हैं और इसके अलावा जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो अमन मुआहदे में किस हद तक अपना किरदार अदा करते हैं। पॉलिटिकल और थोड़े अदालती मामले पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल का फैसला आज सुना दिया और इस फैसले में कहा गया है कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है और FIA वीडियो की तहकीकात कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट फिलहाल मुदाखलत नहीं कर रही। फैसले में यह भी कहा गया है कि मुतल्लका वीडियो को सही तरह पेश न किए जाने तक नवाज शरीफ को कोई कानूनी फायदा नहीं हो सकता, लिहाजा अदालत को देखना होगा कि वीडियो का जज के फैसलों पर क्या असर पड़ा। सवाल ऐसे में ये कि क्या नवाज शरीफ को सजा के खात्मे के लिए अदालत जाना चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए इफ्तिखार अहमद साहब। मैं हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये जजमेंट देनी थी तो सुप्रीम कोर्ट को पहले दिन ही इसको पटिशन को लेने नहीं चाहिए था, इस पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था और यही कहना चाहिए था कि हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है, वापस जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास। लेकिन ऐसे में नवाज शरीफ को सजा के खात्मे के लिए अदालत जाना चाहिए, आपको लगता है कि वो जाएंगे? देखिए ऑब्वियसली देखें जब उन्होंने मैंने ये कहा कि उन्होंने ये इसको सुना ही क्यों, इतना वक्त लगाया ही क्यों, क्या फैसला किया उन्होंने आज? ना तो उन्होंने जज को पनिश किया, ना उन्होंने इसको नवाज को कोई फेवर दी, ना उन्होंने उसके बारे में कोई तय किया कि फिल्म के बारे में, बल्कि एक नया लीगल इशू क्रिएट हो गया। आइंदा ऑडियो और जो वीडियो है ये क्या ये एडमिसिबल होगी भी मुकदमात में, ये नहीं होगी, ये एक नया नुक्ता खड़ा कर दिया। ठीक है इफ्तिखार अहमद साहब। नासिर बेग चुगताई साहब, तो फिर क्या किया उन्होंने? अच्छा, इसमें मैं इफ्तिखार साहब से मैं कह रहा था कि सुबह मुझे बताया उन्होंने कि हमने फैसला दे दिया है और लेकिन फैसला सुनाया नहीं अदालत के अंदर, और कहा 5 सवाल हमने ये डील किए हैं। कहा वेब पे देख लें, मेरी वेब काम नहीं कर रही थी, सॉरी, तो मैं फैसला पढ़ नहीं पाया उनका। लेकिन एक बात ये तय है कि जस्टिस साहब तीन जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुके हैं कि इस जज ने, जो सेशन जज था जो भी था, बदअमली का मुजाहरा किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे मुअत्तल करके लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया है, लाए नाजिर कर दिया है। जब ये सब कुछ तय हो चुका है और कहते हैं कि उसकी प्रेस रिलीज़ और उसका बयान उसके खिलाफ फ़र्द जुर्म है, तो पहले उसको सज़ा दे लेना, उस पर मुकदमा चला लें, उसको सज़ा दे लें, उसको तो एक तरफ करें। और जो उसका अल्टीमेट नतीजा है वो ये है कि क्या नवाज शरीफ का मुकदमा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा या उस मुकदमे का उसके बदअमली पे क्या असर पड़ेगा उस जज की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है लॉ को, कि नवाज शरीफ को अदालत जाना होगा, ये कहना होगा कि इसका ये फ़र्द जुर्म जो आपने कहा है कि ये फ़र्द जुर्म है, ये इसके खिलाफ जाती है, तो लिहाजा इसके जो फैसले हैं उनको मनसूख किया जाए बगैर मसला हल नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, आपकी राय क्या है? जी, मेरे ख्याल में तो अदालत से ही नवाज शरीफ साहब को रजू करना पड़ेगा, इंसाफ उनको वहीं से मिलेगा और उनको अदालत के फैसले के हतमी फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन इस जो हम जिस फैसले के ऊपर हम बहस कर रहे हैं, उस फैसले के नतीजे में एक नया इबाहम पैदा हो गया है कि एक जो सिटिंग जज है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जो वीडियो के साथ जो उन्होंने मैसेज रिकॉर्ड किया है उसको अगर अदालत में वो पेश किया गया है और अदालत उसके ऊपर एतराज़ कर रही है, तो वो फिर उस जज के फैसले की जो कानूनी हैसियत जो है वो भी मशकूक हो जाती है। तो इसको बुनियाद बना के नवाज शरीफ जो है वो अपनी जो अदालत से इंसाफ मांग सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, देखें, प्राइमा फेशी तो जो अदालत ने भी यही कहा है कि जो जज साहब हैं
उन्होंने एडमिट कर दिया मिसकंडक्ट अपना। वो मतलब है कि एक्यूज्ड जो थे उस वक्त बाद में कॉन्वेक्ट हो गए, उनके साथ भी मिले, उनके रिश्तेदारों के साथ भी मिले, उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि मुझे पैसे मिले, और वो जो वीडियो थी उसकी इमोरल एक्टिविटीज़ की, वो वीडियो भी उसने मान ली कि जी हाँ है और मुझे इंटॉक्सिकेट किया गया था जिस तरह है, तो वो तो उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन नवाज शरीफ को अगर रिलीफ चाहिए और इस बेस पे चाहिए कि जज जो था इसका कंडक्ट ठीक नहीं था और ये इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो सिफर हो गई है, अगर ये वो अदालत में जाएं, अपनी वीडियो के साथ जाएं, वहाँ पर प्रूव करें, तो फिर मेरे ख्याल में केस दोबारा रिमांड हो सकता है किसी और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को, या उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है उसके जो भी उसने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने जो डिसीजन दिया। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो आज आने वाला फैसला है जी इफ्तिखार साहब देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता ना, जो आखिरी दोस्त ने कहा वो जब उन्होंने कहा कि ये एडमिसिबल है ही नहीं है, कि जिस सारी चीज़ के ऊपर जिस तस्वीर पे, जिस फिल्म पे, जिस वीडियो पे हम ये निसार किए बैठे हैं कि क्या इसका फ़ायदा हो सकता है, नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, वो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस काबिल ही नहीं समझा। अब ये भी तो देखें ना कि उसको तो काबिल ही नहीं समझा, उस पर नए सवालात खड़े कर दिए। तो पहले उन सवालात का जवाब आएगा तो फिर वो देखा जाएगा कि क्या वो इस काबिल भी है या नहीं है। उसके बाद नवाज कैन गो टू द कोर्ट और ही कांट गो टू द कोर्ट। और सर जी एक सवाल नहीं है, पांच सवाल हैं। गालिब इकबाल साहब, मेरे ख्याल में अदालतों के जो भी फैसले होते हैं उसका एहतराम हम सब पे लाजिम है, और किसी भी पाकिस्तानी को किसी भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की पूरी इजाज़त है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी राय मुकम्मल कर लीजिए ताकि फिर मैं सेगमेंट नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है कि इसको जो है एजुकेट किया जाए, या जो ये जो वीडियो है इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अगर वो चाहते हैं तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इसका प्रूफ करें, फोरेंसिक करें और वो करें। ऐसे तो कोई उन्होंने नहीं कहा कि इसके ऊपर इबाम खड़ा किया, मैं तो कोई नहीं पढ़ा, मैं तो पूरा उसकी जजमेंट पढ़ी है, उसमें कहीं भी नहीं है ये। ठीक है गालिब इकबाल साहब, आपके अभी राय यही थी कि उन्हें अदालत से ही रुजू करना चाहिए और अदालत ही जाना चाहिए। ठीक है, सेगमेंट में कंक्लूड करूंगी। सवाल मेरा ये था कि क्या नवाज शरीफ को सजा के खात्मे के लिए अदालत जाना चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए हमारे सभी तज्ज़ियाकारों की राय मुतफ़िक़ा रही और हाँ की ऑप्शन के साथ रहा। अदालती केस है, अदालत से ही रुजू करना बेहतर होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल भी नवाज शरीफ समेत दीगर जो सियासी मरकजी क़यादत है उससे वाबस्ता है, और मरीम नवाज साहिबा ही इस वीडियो को लेकर मंजर यहाँ पर आई थी, लेकिन अब वो खुद भी इस वक्त जेल में है। इसी के साथ ही प्रोग्राम न्यूज़ मेकर से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।